हेलो 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 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोगों की प्रिपरेशन कैसे चल रही है जेई मेन के लिए? है ना? तो अब बहुत जल्दी हम लोग अप्रैल की तरफ बढ़ रहे हैं। डेट भी काफी नजदीक आने वाला है। तो आपका जो अप्रैल में जेई मेंस का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए ऑलमोस्ट आपके 20 से 25 दिन रह गए, है ना? हमने अभी तक केमिस्ट्री में अभी तक हमने 4 पार्टों का डिस्कशन कर लिया था। तो उसमें मेनली हम लोगों ने फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखे थे। इनऑर्गेनिक में भी हमने डिस्कशन किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, है ना? तो आज हम लोग बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का खास करके पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, डी एंड एफ ब्लॉक एंड पी ब्लॉक से एलिमेंट से क्वेश्चंस काफी देखने को मिलते हैं। तो आज हम लोग का मेन फोकस इनऑर्गेनिक के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस पे ही रहेगा। आज के क्वेश्चंस बहुत लेंदी नहीं होंगे, बहुत सरल क्वेश्चंस होंगे, लेकिन बच्चे इसी में ज्यादातर फंस जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज ही उनका आप लोगों का कंफ्यूजन दूर किया जाएगा। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं आज का पार्ट 5। ठीक है, चलिए। तो हमारे सामने आज का पहला क्वेश्चन आ गया बच्चों। आप देख सकते हो पी ब्लॉक एलिमेंट से क्वेश्चन है। बोल रहे आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले तो आप लोगों को ये करना है, जब भी क्वेश्चन आपको मिले तो आप देखो कि वहां पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है या इनकरेक्ट बोल रहा है। ये बहुत जरूरी है। बहुत बच्चे ऑप्शन को सिर्फ करेक्ट करेक्ट देखते हैं और वो टिक करके आ जाते हैं। कभी कभी वहां पे इनकरेक्ट भी पूछा जाता है। फिर यहाँ पे तो करेक्ट ही पूछा है। तो देखिए पूछा है, पहला ऑप्शन है कि नॉन मेटल्स हैव हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन मेटल्स। तो ऑब्वियस सी बात है, जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होता है। फ्रॉम राइट टू अगर हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर हम बढ़ते हैं तो आप देखोगे कि मेटल से नॉन मेटलिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो नॉन मेटलिक जो कंपाउंड या एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा होती है। तो पहला ऑप्शन तो बच्चे बिल्कुल सही है, नॉन मेटल्स हैव हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन मेटल्स। दूसरा ऑप्शन बच्चों बोल रहा है नॉन मेटल्स हैव लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन मेटल्स। ठीक है, नॉन मेटल्स का बोल रहा है हैव लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो क्या नॉन मेटल्स का लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है? ऐसा तो नहीं है। नॉन मेटल्स का बच्चों आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है ना, किससे? मेटल के कंपेयर में। अगर हम बात करें आपका क्लोरीन में और सोडियम मेटल में, तो ऑब्वियस ही बात है कि आपका क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा डिफिकल्ट होगा कंपेयर टू द सोडियम। तो इसका मतलब दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका कैसा हो गया? बोल रहा है नॉन मेटल्स हैव लोअर आयनाइजेशन। ये तो गलत हो गया, है ना? उसका बोल रहा है कंपाउंड्स फॉर्म बिटवीन हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स एंड हाईली एक्टिव या हाईली मेटल्स आर जनरली आयनिक। जनरली ऐसा देखा गया है कि अगर सोडियम और अगर क्लोरीन का रिएक्शन हम लोग करा दे तो ये जनरली कैसा होता है? आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करता है। तो ये भी बच्चों बिल्कुल सही दिख रहा है ना? उसके बाद डी में क्या बोल रहा है? द नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली आर बेसिक। नहीं बच्चों, जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो उनके जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स या जो भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं वो जनरली कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। और जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं, है ना? तो अगर यहां पे लेकिन क्या बोल रहा है? नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर, तो ये भी गलत हो गया। फिर लास्ट वाला बोल रहा है द मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली एसिडिक और न्यूट्रल, तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए एंड सी दिख रहा है। तो अगर इसमें हम चेक करें ए और सी में, तो आपका कौन सा आ रहा है? ऑप्शन 2 बन के आ रहा है। मतलब फर्स्ट का आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन 2। तो ये हमारा देखो पहला क्वेश्चन था। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको मल्टीपल ऑप्शंस में देखने को मिल सकते हैं और ये बहुत बार इस तरीके के सवाल आपको जेईई मेंस में पूछे गए हैं। तो हम लोग ऐसा आशा करते हैं कि आपके अपने सेशन में भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे, है ना? कभी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आपके जनरली बेसिक्स ही क्वेश्चंस होते हैं, बहुत हार्ड नहीं पूछते। लेकिन क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर गलत ऑप्शन को टिक करके आ जाते हैं। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू ग्रुप 14 एलिमेंट्स, है ना? तो ग्रुप 14 एलिमेंट्स हमारा आप लोगों को पता ही है क्या क्या है। कार्बन है, सिलिकॉन है ना? कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है, उसके बाद तो आपका क्या होता है? जर्मेनियम होता है ना? फिर एसएन होता है और लास्ट में लेड, है ना? एसएनपीवी।
है ना। इस तरीके से आपका ग्रुप 14 का एलिमेंट्स होता है। तो ये तो है ये, लेकिन पूछा है कोवेलेंट रेडियस डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू लेड। नहीं बच्चों, कोवेलेंट रेडियस डाउन टू ग्रुप तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगा, तो आपका रेडियस भी क्या होगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा, एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ता है डाउन द। तो पहला ऑप्शन तो बच्चों गलत हो गया, है ना। दूसरा बोल रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीजेस फ्रॉम कार्बन टू लेड डाउन द ग्रुप। बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना ग्रुप 14 का, ऐसा देखा गया है कार्बन से सिलिकॉन तो थोड़ा सा तो डिक्रीज करता है ना, लेकिन सिलिकॉन से लेड तक क्या होता है, ऑलमोस्ट है ना बहुत सिमिलर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू, है ना। ग्रुप 14 का आपका सिलिकॉन से लेके लेड तक का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू होता है ऑलमोस्ट आसपास ही होता है। तो ये लेकिन क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीजेस फ्रॉम कार्बन टू लेड डाउन द ग्रुप, तो ये भी मेरा ऑप्शन गलत ही है, ठीक है। उसके बोल रहे हैं मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ कार्बन इज 4 वेयर द अदर एलिमेंट कैन कोवेलेंसी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। बिल्कुल सही बात है, कार्बन में क्या होता है, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, है ना, 4 से ज्यादा उसकी कोवेलेंसी नहीं हो सकती है। मैक्सिमम कितना कार्बन कोवेलेंसी शो करता है, 4 ही शो करता है, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। तो ये ऑप्शन तो बच्चों बिल्कुल सही है, सी वाला। उसके बोल रहा है हेवियर एलिमेंट्स डू नॉट फॉर्म p5 बॉन्ड्स। ये भी जनरली बिल्कुल सही बात है, हेवियर एलिमेंट जो होते हैं बच्चों वो p5 नहीं हो सकता, वो आगे क्या फॉर्म करेंगे, d5 बॉन्ड्स फॉर्म कर सकते हैं, है ना। उसके बोल रहा है कार्बन कैन एग्जिबिट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। बिल्कुल, आप अगर देखोगे CH4 में ये कंपाउंड बनता है तो कार्बन यहां पे कैसा शो कर रहा है, आपका मोर नेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन हाइड्रोजन। तो आपका ई नंबर भी सही हो गया, मतलब हमारा CDE बिल्कुल सही है। अगर हम इसमें चेक करें ऑप्शन CDE, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, फर्स्ट, है ना। तो ये आपका ऑप्शन हो गया फर्स्ट, जिसमें CDE बिल्कुल सही हो गया, है ना। क्योंकि क्या पूछा था, इवैल्यूएट द स्टेटमेंट रिलेटेड टू ग्रुप 14 एलिमेंट फॉर देयर करेक्टनेस, है ना। यहां भी करेक्टनेस पूछा था, इनकरेक्ट नहीं पूछा था। समझ में आया बच्चों? तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, 1 2 3, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो, बोलो द स्टेटमेंट्स दैट आर करेक्ट अबाउट द O2 माइनस F माइनस Na प्लस एंड Mg2 प्लस, है ना। ये आपका दे दिया है। अगर यहां पे अगर हम बात करें तो पहले आपका ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, उसके बाद क्या है, मैग्नीशियम। O2 के ऊपर O2 माइनस है, F माइनस है, Na प्लस है और ये Mg2 प्लस है। आप देख सकते हो सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है ना। सभी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। और इसको जब हम लोग क्या बोलते हैं, जब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो डिफरेंट एटम्स पे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, है ना। क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज तो हो गए आपस में। अब अगर हम इसका एटॉमिक रेडियस की बात करें तो बच्चों हम लोग एक चीज हम लोग को पता है, क्या पता है, कि जो एटॉमिक साइज जो होता है या एटॉमिक रेडियाई जो होता है ना, या आयनिक रेडियाई, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव पे, है ना। और जेड इफेक्टिव किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियर चार्ज। अब आप देखोगे कि सभी पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है, अब लेकिन न्यूक्लियर चार्ज सबका बढ़ रहा है। तो जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो एटम का साइज कम होते जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो उसके न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेंगे, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, जिसकी वजह से एटम का साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर हम एटम की साइज की बात करें तो आप देखोगे सबसे छोटा साइज कौन सा हो जाएगा, Mg2 प्लस, उसके बाद Na प्लस से ज्यादा किसका होगा, F माइनस, और उसके बाद किसका हो जाएगा, O2 माइनस, है ना। लेकिन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम है। अब अगर यहाँ पे ऑप्शन देखो, बोल रहा ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही, सभी में 10 इलेक्ट्रॉन्स ही है। बोल रहा ऑल हैव द सेम न्यूक्लियर चार्ज, क्या सब में सेम न्यूक्लियर चार्ज है, नहीं बच्चों, सब में न्यूक्लियर चार्ज तो अलग अलग हो गया ना, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे। लेकिन यहाँ पे करेक्ट ही पूछा है, तो देखते हैं। O2 माइनस हैज द लार्जेस्ट आयनिक रेडियाई, बिल्कुल सही बात है। वैसे भी बच्चों आयनिक जो भी एनायंस होते हैं ना, उसके एटॉमिक साइज ज्यादा लार्जर होते हैं देन द कैटायनिक रेडियाई, है ना। तो यहाँ पे ये भी बिल्कुल सही हो गया, ये सही हो गया, ये सही हो गया। उसके बाद Mg2 प्लस है द स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियाई, बिल्कुल सही बात है, Mg2 प्लस का भी आयनिक रेडियाई सबसे कम है। उसके बाद बोल रहा है डी भी बिल्कुल सही हो गया। तो ऑप्शन मेरा कौन कौन सही हो गया, ए सी डी। तो अगर चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ऑफ द, तो ए सी डी में अगर हम चेक करें तो आपका ऑप्शन फोर्थ बन के आ रहा है, ठीक है। जो गलत हो गया वो कौन सा हो गया, डी वाला। तो जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 3 का आ गया, क्वेश्चन नंबर
4। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, ले लिया, समझ में आ रहा है? तो देखो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको बहुत देखने को मिलेंगे। मल्टीपल जब ऑप्शंस होते हैं ना, तो ये क्वेश्चंस पे देखने मिल जाते हैं। इसमें भी बच्चे गलती करते हैं। तो इनको बहुत बारीकी से समझना है, चीजों को बहुत कॉन्सेप्चुअली क्लियर होकर चलना है, तभी वहां पे क्वेश्चंस बनेंगे। क्योंकि टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस रोल होता है ना। तो आप जितना अच्छे से टाइम को यूटिलाइज करोगे, आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए और आपका सही तरीके से क्वेश्चन वहां बनना भी जरूरी है। ठीक है, तभी आपके मार्क्स भी वहां पे बनने वाले। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट आर द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी? आप देख सकते हैं यहां पे एल्युमिनियम दिया हुआ है, गैलियम दिया, थैलियम दिया है। बच्चों ये ग्रुप 13 का एलिमेंट्स है। आप अगर बात करो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स है, ये ध्यान दोगे तो ग्रुप 13 में सबसे पहले हमारा क्या आता है? एल्युमिनियम सॉरी बोरोन आता है। इसको हटाते हैं। तो आप अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले कौन आता है ग्रुप 13 में? बोरोन आता है, उसके बाद एल्युमिनियम आता है ना? बोरोन आता है, एल्युमिनियम आता है, गैलियम आता है, उसके बाद क्या आता है बच्चों? इंडियम, उसके बाद थैलियम आता है। ठीक है, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम आता है। यहां पे बच्चों क्या होता है कि जब बोरोन से एल्युमिनियम आते हैं तो एटम का साइज बढ़ता है ना? और लेकिन जब एल्युमिनियम से गैलियम हम आते हैं ना, एटम का साइज घट जाता है। और ये क्यों होता है? ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये कैसा शो करता है? पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगर हम साइज की बात कर रहे हैं, है ना, और उसके बाद फिर क्या होता है? जैसे ऊपर से नीचे आओगे तो साइज बढ़ते जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा बड़ा साइज किसका होगा? थैलियम का, उसके बाद इंडियम का। इंडियम से ज्यादा किसका होगा बच्चों? अब आप देखो बोरोन से एल्युमिनियम तो साइज बढ़ता है, लेकिन एल्युमिनियम से जैसे गैलियम आता है साइज घट जाता है। तो इसका मतलब थैलियम, इंडियम के बाद किसका साइज हो जाएगा? एल्युमिनियम, उसके बाद गैलियम, उसके बाद बोरोन, है ना? ऐसे होता है। क्योंकि जैसे बोरोन से एल्युमिनियम आएंगे साइज बढ़ता है, लेकिन एल्युमिनियम से गैलियम आते हैं साइज छोटा हो जाता है। इसलिए एल्युमिनियम का साइज गैलियम का थोड़ा बड़ा होता है। और ये क्यों होता है? ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगर हम बच्चों बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो यहां पे क्या होता है कि अगर हम मान लो कि ये हमारा बोरोन है, तो जब आप बोरोन से एल्युमिनियम आते हैं तो साइज बढ़ेगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइज क्या हो गया? डिक्रीज। थोड़ा सा साइज बढ़ गया, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो गया। अब एल्युमिनियम से बच्चों जब गैलियम आते हैं तो साइज घट जाता है ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी किसका ज्यादा हो जाएगा? गैलियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्युमिनियम से ज्यादा हो जाता है। फिर जैसे ही गैलियम से इंडियम आते हैं तो साइज काफी बड़ा हो जाता है। साइज बड़ा होने की वजह से क्या हो जाता है? इंडियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी और कम हो जाता है। ठीक है, अब बच्चों अब बोलोगे कि सर इंडियम से थैलियम आते साइज बढ़ जाता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी और घट जाना चाहिए। नहीं बच्चों, यहां पे भी क्या होता है कि ये भी कैसा शो करता है? पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये कैसा शो करता है? पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, है ना? पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होने की वजह से क्या होता है बच्चों? अब ज्यादा एनर्जी लगता है तो रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। आयनाइजेशन एंथैल्पी तो पता क्या होता है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो जब भी आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है तब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है अपने आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पे। तो अब क्या होता है? इट विल बी मोर डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियम एटम ऑफ किससे? थैलियम से। तो अब जैसे इंडियम से थैलियम जाते हो, इसका क्या होता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी किसका? थैलियम का आपका और बढ़ जाता है ना? Tn। यहां पे थोड़ा ढंग से लिख देता हूं, आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है? थैलियम का और बढ़ जाता है। तो अगर हम बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी का, तो सबसे ज्यादा बच्चों जो होगा वो किसका हो जाएगा? थैलियम का। नहीं, इसमें अगर हम बात करें तो ज्यादा हो जाता है थैलियम का। थैलियम का फिर ज्यादा किससे हो? इसके बाद कौन होगा? गैलियम का होगा। और गैलियम का ज्यादा किससे होगा बच्चों? आपका एल्युमिनियम से, है ना? तो यहां पे अगर तीन ही ग्रुप है तो थैलियम, गैलियम, एल्युमिनियम। आपका कौन सा ऑप्शन बन रहा है? ऑप्शन 4 बन रहा है ना बच्चों? तो देखो ग्रुप 13 से है ना आयनाइजेशन एंथैल्पी वगैरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। बोरोन से जब हम एल्युमिनियम जाते हैं तो एटम का साइज बढ़ता है, जिसका आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाता है। एल्युमिनियम से जब गैलियम हम लोग जाते हैं तो ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट गैलियम का साइज छोटा हो जाता है, तो जिसकी वजह से इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ा बढ़ जाता है।
गैलियम से जब हम इंडियम आते हैं तो एटम का साइज काफी बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी इसका सबसे कम होता है इस ग्रुप में, याद रखना। उसके बदले वो सबसे ज्यादा तो आपका बच्चों बोरोन का ही होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा बोरोन का होता है और सबसे कम किसका होता है, इंडियम का। अब जैसे इंडियम से थैलियम जाते हैं बच्चों, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ता है। तो यहां पे तो हमको बस इसी का काम है, थैलियम, गैलियम और एल्यूमिनियम का। तो ऑप्शन आपका फोर्थ हो गया। तो जल्दी से इसका आप ले लो स्क्रीन शॉट, ठीक है, 1 2 3, ठीक है बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों आप जरा क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिएगा क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। यहां पे बोल दिया कौन सही नहीं। तो बच्चों पहले हम देख लेते हैं कि सही कौन सा है, ठीक है। अब बोल रहा है द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन दैट ऑफ क्लोरीन। यहां पे फ्लोरीन देन दैट ऑफ, यहां बच्चों क्लोरीन होगा, ठीक है, नहीं लिखा हुआ, छूट गया, ठीक है, आप लिख लो। यहां पे क्या हो जाएगा, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन दैट ऑफ क्लोरीन। तो देखो बच्चों, अगर हम ये ग्रुप 17 की बात करें, ग्रुप 17 का, तो पहले फ्लोरीन आता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखो बच्चों टॉप टू बॉटम आने से तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, डिक्रीज ही करता है। समझ में आया। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो होता है जब हम कोई इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में, तो जो एनर्जी रिलीज होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दैट मींस जब कोई एटम, सॉरी, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है, उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। और जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, डेल्टा एच का वैल्यू उतना ज्यादा नेगेटिव होता है। अब देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी, सॉरी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड किस पे करेगा, न्यूक्लियर चार्ज पे। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगा, अगर एटम का साइज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगा। लेकिन टॉप टू बॉटम आने से क्या होता है, एटम का साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटता है। तो ऐसे तो अब तक घटना चाहिए, लेकिन होता क्या क्या है बच्चों, अगर हम बात करें फ्लोरीन एटम के कंपेयर में और क्लोरीन एटम के कंपेयर में, इन दोनों में होता क्या है कि इसमें जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जाता है, ये 2p में जाता है, इसमें 3p में जाता है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन इतना स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम में ऐड होना चाहता है, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, जिसकी वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन काफी ज्यादा होता है, क्योंकि बहुत स्मॉल साइज होता है फ्लोरीन का। तो इट विल बी मोर डिफिकल्ट टू ऐड एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू अ फ्लोरीन एटम, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें क्लोरीन एटम का, क्लोरीन एटम का साइज थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो इसमें भी आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3p ऑर्बिटल में जाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम है कंपेयर टू द फ्लोरीन एटम। तो यहां पे थोड़ा इलेक्ट्रॉन को ऐड करना थोड़ा ज्यादा इजी हो जाता है कंपेयर टू द फ्लोरीन एटम। इसलिए क्लोरीन एटम का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होता है कंपेयर टू फ्लोरीन एटम। लेकिन यहां क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन फ्लोरीन। देखो मोर नेगेटिव का मतलब है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा उसका डेल्टा एच का वैल्यू उतना नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब पहला वाला स्टेटमेंट तो बच्चों रॉन्ग हो गया, है ना, मतलब सही नहीं है। ऐसे तो किसका ज्यादा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपका फ्लोरीन का ज्यादा होता है फ्लोरीन से, ठीक है। अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें, बोल रहा है आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। बच्चों ये तो डिपेंड करता है, एटम का साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगा, जनरली तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज ही करता है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक बोल रहा है, इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करता है इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, जनरली आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करता है। अब उसमें बहुत सारे आपके अलग अलग कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। उसके बोल रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन एटम्स बॉन्डेड टू इट। नहीं बच्चों, ये डिपेंड करता है कि एक्चुअल में कोई भी एटम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वो डिपेंड करता है कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है या उसका एटॉमिक साइज क्या है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल क्या हो गया, गलत हो गया। फिर बोल रहा है Al2O3 एनोड एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक। बच्चों Al2O3 तो आपका एम्फोटेरिक है, लेकिन एनो कैसा है, ये न्यूट्रल है। तो ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल गलत हो गया। तो अगर लेकिन पूछा क्या है कि बीच ऑफ द प्लेस नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट में बच्चों ए आ गया, सी आ गया, डी आ गया। तो ए सी डी किसमें मिल रहा है, आपके ऑप्शन सेकेंड में मिल रहा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सा बन रहा है आपका, ऑप्शन सेकेंड बन रहा है, ए सी डी। समझ गए।
तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, अब आज का ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम देखें, बोल रहा 4 एलिमेंट्स बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, ऑक्सीजन एंड करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी। तो बच्चों पहले हम इसको अच्छे से लिख लें। अगर हम लिख लेंगे, कहा गया आपका लिथियम है, लिथियम भी है, बेरिलियम भी है, बेरिलियम के बाद बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड और क्या है मेरा फ्लोरीन भी है, ये दिया हुआ है बच्चों। अगर हम सबका कंफिग्रेशन बच्चों यहां पे अगर हम लिखे तो देखो इसका कंफिग्रेशन क्या होगा 1s2 2s1, इसका कंफिग्रेशन क्या होगा 1s2 2s2, इसका कंफिग्रेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p1, कार्बन का क्या होगा 1s2 2s2 2p2, है ना। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो इसका होगा 1s2 2s2 2p3, है ना। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो इसका होगा 1s2 2s2 2p4 और फ्लोरीन का तो 1s2 2s2 2p5, है ना। ये होगा कंफिग्रेशन। अब बच्चों आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर बात करें, वो साइज पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। इन सब में से फ्लोरीन का साइज बहुत स्मॉल है। बहुत स्मॉल होने की वजह से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द न्यूक्लियर चार्ज एंड the electrons which is present in the outermost shell. तो that means अब ज्यादा एनर्जी लगेगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो इन सब में फ्लोरीन का बच्चों सबसे ज्यादा आयनाइजेशन इंथैल्पी होता है। तो फ्लोरीन का आयनाइजेशन इंथैल्पी सबसे ज्यादा ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज, है ना। अब अगर हम बात करें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, तो बच्चों देखो नाइट्रोजन जो है ना वो हाफ फील्ड है। ये कैसा है, हाफ फील्ड। हाफ फील्ड होने की वजह से वो काफी स्टेबल होता है। कैसा होता है, स्टेबल हो जाता है। और ये कैसा है, ये पार्शियली फील्ड है ना, पार्शियली फील्ड है और ये स्टेबल कम होता है। तो बच्चों पार्शियली फील्ड से ना इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है कंपेयर टू द हाफ फील्ड। तो हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा, जिसके वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी हाफ फील्ड का ज्यादा होता है पार्शियली फील्ड से। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन का ज्यादा होगा किसके कंपेयर में, ऑक्सीजन के कंपेयर में। उसके बाद बच्चों देखो कार्बन है, फिर बोरोन है। उसके बाद तो बच्चों कौन हो जाएगा, कार्बन। कार्बन के बाद कौन आ गया, बोरोन, है ना। क्योंकि साइज उसके बाद जैसे जैसे साइज बढ़ते जाएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कम होता जाएगा। अब बच्चों बात करें बेरिलियम और लिथियम में, देखो भी यहां पर भी 2s1 या 2s2 है, ये फील्ड है। तो बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा कठिन है कंपेयर टू द लिथियम, है ना। तो अगर हम बात करें बोरोन और बेरिलियम में, बोरोन और बेरिलियम में अगर कंपेयर करें तो बच्चों बेरिलियम का ज्यादा हो जाएगा किससे, बोरोन से। बेरिलियम का ज्यादा हो जाएगा किससे, बोरोन से, क्योंकि 2s2 2p1 है, 2p1 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। अब वो सबसे कम कौन आ गया, आपका लिथियम आ गया। तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसका कार्बन, बेरिलियम, बोरोन, लिथियम। अगर इन सब में बच्चों अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कौन हो गया, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, यहां पे कौन आ गया, बोरोन, बेरिलियम। लेकिन यहां देखो फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का यहां बेरिलियम ज्यादा है बोरोन से। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ऑप्शन हो गया वो कौन से सही हो गया, थर्ड वाला। ठीक है, बेरिलियम का ज्यादा होगा बोरोन से, क्योंकि ये कैसा है 2s2 है और ये 2p1 है। क्लियर है। तो जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर कौन सा आ गया, थर्ड। जल्दी से आपका स्क्रीनशॉट इसका ले लो, ले लिए। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट। तो ये अब हमारा आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। बच्चों फिर से आयनिक रेडियाई है। हम लोग बच्चों जानते हैं, हमेशा याद रखना कि जो कैटायन होता है, कैटायन का जो रेडियस होता है, कैटायन का जो रेडियस होता है वो हमेशा कम होता है किससे, आयोनिक, जो आपका एनायन होता है, जो आपका कौन होगा, एनायन। ठीक है, एनायन का रेडियस हमेशा ज्यादा बड़ा होता है। क्यों ज्यादा होता है, इसके पीछे रीजन ये है कि देखो बच्चों ये है आपका न्यूक्लियर चार्ज। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा कंपेयर टू नंबर ऑफ, ये ज्यादा कस के फोर्स लगाएगा न्यूक्लियर चार्ज, और ज्यादा कस के अगर फोर्स लगाएगा तो एटम का साइज कम हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, अगर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ गया कंपेयर टू द न्यूक्लियर चार्ज, तो यहां पे क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक्स रिपल्सन भी बढ़ जाएगा और न्यूक्लियर चार्ज की इफेक्टिवनेस भी कम हो जाएगा। इसलिए एनायन का जो रेडियस होता है वो ज्यादा होता है कैटायन से।
तो आप अगर यहां देखोगे कि यहां पे सबका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। अगर हम बात करें क्लोरीन, कैल्शियम, पोटाशियम एंड सल्फर का, तो ये Cl माइनस है, ये Ca2 प्लस है, Ek प्लस है और H2 माइनस है। सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से? 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो अब हम देखेंगे कि जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, एटम का साइज सबसे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बाकी सब में अगर हम देखेंगे तो देखो कैल्शियम में कितने प्रोटॉन है? 20। तो इसके एटम का साइज Ca2 प्लस का सबसे कम हो गया। उसके बाद किसका है? K प्लस, है ना। उसके बाद किसका है? Cl माइनस, और सबसे कम किसमें बच्चों? H2 माइनस में। तो ये हमारा क्या हो गया? आयनिक रेडियाई। अगर हम बात करें इस गिवन ऑप्शन में तो सबसे ज्यादा कौन मैच कर रहा है? H2 माइनस, Cl माइनस, K प्लस ए। मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर आ गया वो 4th ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो जल्दी से इसको आप नोट करिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3, तो ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट। वेरी गुड। चलिए तो अब जल्दी से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। बोला था इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन होगा? बोला द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ K इज पोटाशियम इज लेस देन दैट ऑफ सोडियम एंड लिथियम। बच्चों ये आता है लिथियम, सोडियम और उसके बाद आपका पोटाशियम आ जाता है ना। लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम। तो टॉप टू बॉटम आने से नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा, और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा तो आयनेशन एंथैल्पी घटेगा। तो पहला बोल रहा है कि द फर्स्ट एंथैल्पी ऑफ पोटेशियम इज लेस देन दैट ऑफ सोडियम एंड लिथियम। बिल्कुल सही बात है, पोटेशियम का तो कम ही होगा फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी। तो ये तो सही हो गया, मतलब इनकरेक्ट ढूंढेंगे। अब बोल रहे हैं xenon डज नॉट हैव द लोएस्ट फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी इन इट ग्रुप। बिल्कुल सही बात है, xenon से नीचे भी एक आता है रेडॉन, और उसका साइज काफी बड़ा हो जाता है ना। तो इसका मतलब xenon का सबसे कम फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी नहीं होगा। तो ये भी बिल्कुल सही है कि xenon डज नॉट हैव द लोएस्ट फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी, है ना। तो अब अगर बात कर रहे हैं द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 37 इज लेस देन लोअर, यहां पे लोअर देन दैट ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 38। तो बच्चों 37 और 38 है, आप खुद सोचो 37 के बाद 38 आ रहा है ना। 37 के बाद 38 आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो उसका आयनेशन एंथैल्पी भी क्या होगा? ज्यादा होगा। राइट से सॉरी लेफ्ट से राइट की तरफ हो गया। तो बोल रहा फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी एलिमेंट विद ग्रुप 37 इज लोअर देन दैट ऑफ ग्रुप एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 38। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, उसके बोल रहा द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ गैलियम इज हायर देन दैट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक नंबर 30। तो बच्चों एक बात बताओ, गैलियम 31 है ना, और 30 किसका होता है? जिंक का होता है ना। तो इसका एटॉमिक नंबर तो हम लोग जानते हैं, कंफिगरेशन 3d10 4s2, और इसका क्या होगा? 3d10 4s2 4p1। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान किसमें है? 41 से। लेकिन क्या बोल रहा है? फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ गैलियम बोल रहा है हायर देन दैट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक नंबर 30। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा किसका? जिंक का, वो ज्यादा होगा कंपेयर टू आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ गैलियम। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा गलत हो गया हमारा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? 3 एंड 4, 3 एंड 4, है ना बच्चों। यहां पे आपका गिवन ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा वो कौन सा होगा? 3 एंड 4। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आप लोगों ने? वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? बोल रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो बच्चों यहां दे दिया है ग्रुप 16 का एलिमेंट है। ये किसका है? ग्रुप 16 का। तो ग्रुप 16 में पहले क्या आता है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, उसके बाद टेल्यूरियम, है ना। टेल्यूरियम होता है। तो बच्चों यहां भी सेम कॉन्सेप्ट है कि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना ज्यादा डिफिकल्ट होता है ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज, है ना। मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है कंपेयर टू सल्फर। तो ऑक्सीजन से ज्यादा जो होता है वो किसका होता है? सल्फर का होता है। ठीक है, सल्फर का ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है ऑक्सीजन से। और फिर क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने से एटम का साइज काफी बढ़ जाता है, तो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब है इसके बाद किसका होगा? सेलेनियम, उसके बाद आपका टेल्यूरियम। तो अगर हम बात करें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है सबसे ज्यादा? यहां नहीं हुआ, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हो रहा,
यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा सल्फर और सल्फर का ज्यादा सेलेनियम और टेलुरियम से। तो बच्चों थर्ड ऑप्शन आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा आ गया? थर्ड ऑप्शन। समझ गए? तो जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का। 1 2 3 ले लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया हमारा द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। बच्चों ये आपको ध्यान रखना होगा मेल्टिंग पॉइंट का। क्वेश्चन नंबर जो 10 है ना, मेल्टिंग पॉइंट, इस सबका अलग अलग वैल्यू है, ठीक है, सबका अलग अलग वैल्यू है जिसको आपको याद रखना होगा। मैग्नीशियम जो होता है ना बहुत सॉफ्ट मेटल होता है, तो यहाँ देख के समझ में आ गया मैग्नीशियम का तो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो अगर बच्चों अगर हम बात करें बेरिलियम का, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और मैग्नीशियम में, तो सबसे कम मैग्नीशियम का होता है, तो और बाकी सब में किसी का तो नहीं है। तो सबसे ज्यादा वैसे भी जानते हो बच्चों बेरिलियम का सबसे ज्यादा होता है। इसका वैल्यू स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। एक्चुअल में जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो स्ट्रक्चर पे काफी डिपेंड करता है ना। और सबका अलग अलग वैल्यू है। ये एनसीईआरटी बेस्ड वैल्यू है जो आपको ये ध्यान रखना है कि बेरिलियम का ज्यादा होता है कैल्शियम से और कैल्शियम का ज्यादा होता है स्ट्रोंटियम से, और सबसे कम किसका होता है? मैग्नीशियम का। ये बच्चों आपको मेल्टिंग पॉइंट एकदम ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, पूछा जा सकता है ना। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत बार देखने को मिलता है, तो आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब ये हमारा आ गया आज का अगला क्वेश्चन। क्या है? कंसीडर द एलिमेंट्स मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयनाइजेशन एंथैल्पी। देख रहे हो आयनाइजेशन एंथैल्पी से क्वेश्चंस बहुत पूछे गए थे जनवरी वाले सेशन में, इसलिए मैं ये क्वेश्चंस आप लोग को और ज्यादा करवा रहा हूं आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर मैं इसको अच्छे से पहले अरेंज कर दूं, तो ये आ गया हमारा मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद कौन आता है? सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद कौन आता है? फास्फोरस, उसके बाद सल्फर। तो बच्चों देखो फास्फोरस जो होता है ना, ये हाफ फील्ड होता है ना, ये हाफ फील्ड होता है कंपेयर टू सल्फर। सल्फर पार्शियली फील्ड होता है। तो ये तो पक्का है कि हमारा फास्फोरस का ज्यादा होगा, किससे? सल्फर से। अब अगर हम बात करें सल्फर के बाद सिलिकॉन या एल्युमिनियम, तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है सिलिकॉन का साइज छोटा होता है, तो सल्फर के बाद हमारा आ जाएगा सिलिकॉन। अब अगर हम बात करें एल्युमिनियम और मैग्नीशियम में, तो आप इसका देखोगे आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 2s2 होता है, और इसका लास्ट में कहां चला जाता है? 2s2 के बाद आपका p में चला जाता है, वो पार्शियली फिल्ड है। तो इसका मतलब इसके बाद जो होगा वो किसका चला जाएगा? मैग्नीशियम का, और सब उससे भी कम किसका हो जाएगा? एल्युमिनियम का। मतलब एल्युमिनियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम हो जाता है ना। इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर आप बना लोगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन आप बना लो, लास्ट में क्या आ जाएगा? 3s1 पे आ जाएगा, है ना। अगर इसका हम दोनों का अगर हम आपको बता दें, अब दोनों का बना लो कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6, है ना। और उसके बाद ये किसमें चला जाएगा? 2pc के बाद 3s2, ये आ जाएगा। इसका अगर हम बनाना चाहें तो ये क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2, और ये किसमें आ जाएगा? 3p1 में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 3s2 पे आ रहा है और यहाँ 3p1 पे आ रहा है, तो इसलिए मैग्नीशियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होता है। तो अगर हम मैच करने की बात करें, सबसे ज्यादा फास्फोरस, तो ये तो आ गया। उसके बाद सल्फर, यहां तक भी ठीक है, सिलिकॉन भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहा है? मैग्नीशियम का ज्यादा है एल्युमिनियम से। ये ऑप्शन आपका सेकंड आ गया, है ना। तो देख रहे हो सवाल कैसे पूछा जाता है ये सब बहुत बेसिक्स कॉन्सेप्ट, लेकिन ये एग्जाम में आपको बहुत डिफिकल्ट लगने लग जाता है जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं होती। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस आप जरूर अच्छे से कीजिएगा, है ना। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से आप लोग। 1 2 3, ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट। तो ये आज का हमारा आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? द एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिस्पेक्टिवली। तो बच्चों ये देखो, ये तो बेसिक ऑक्साइड है ना। ये एसिडिक है, ये एम्फोटेरिक है। ये एसिडिक है, ये बेसिक है, ये भी एसिडिक है। N2O3 ये एसिडिक है, ये बेसिक है, ये एम्फोटेरिक है। तो ये तो मेरा मैच कर गया। ये बेसिक है, ये तो मैच नहीं किया। इसका मतलब ये आपका एसिडिक है, ये बेसिक है, और ये L2O3 क्या होता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? थर्ड ऑप्शन, है ना। इस ऑर्डर में पूछा था कि एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक कौन है, तो उसी बेसिस में आपको करेक्ट ऑप्शन भी चूज करना था। ठीक है, आप याद रखना Na2O कैसा होता है? बेसिक होता है। जनरली जो भी मेटल का ऑक्साइड होते हैं बेसिक होते हैं, नॉन मेटल का ऑक्साइड जनरली कैसे होता है? एसिडिक होता है। और बाकी रेस्ट कैसे हो जाते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं, जो एसिडिक और बेसिक दोनों की तरह बिहेव करता है। तो Al2O3 बच्चों तो एम्फोटेरिक होता है। P4O7 O10 भी आपका एसिडिक होता है ना। Cl2O भी आपका एसिडिक होता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये हो गया एसिडिक, ये हो गया बेसिक और ये हो गया एम्फोटेरिक। इसका आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन।
तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 1 2 3 ले लिया। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ CO2 CO CaO। बोल भी देखो एक और क्वेश्चन आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे इसमें भी गलती करते हैं, बहुत बेसिक है। देखो बच्चों, लेफ्ट से राइट जब जाते हैं मेटल से नॉन मेटल में चेंज होता है, मतलब मेटेलिक ऑक्साइड से नॉन मेटिक ऑक्साइड होता है। इसका मतलब जो आपका जो लेफ्ट टू राइट अगर हम जाए, है ना, अगर तो क्या हो जाएगा, आपका बेसिक से एसिडिक में चेंज हो जाता है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक बच्चों इसमें अगर हम बात करें तो कौन हो गया, CO2 हो गया। CO2 से उसके बाद कौन हो जाएगा बच्चों, अगर हम बात करें तो H2O हो गया। उसके बाद कौन सा हो गया, CuO हो गया। और सबसे कम कौन सा हो गया बच्चों, CaO हो गया। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 का, तो कौन सा मैच कर रहा है, अगर हम बात करें CaO Cu H2O, मतलब क्वेश्चन नंबर 13 का तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका मैच कर रहा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन आसान है, लेकिन बच्चे इसमें भी गलती करते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। चलिए जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। 1 2 3 ले लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 14 बोल रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो बच्चों करेक्ट ऑर्डर अगर हम बात करें, मैंने अभी बोला लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे वो एसिडिक हो जाता है। तो पहले तो हमारा क्या आता है, फास्फोरस, है ना। अगर हम बात करें पहले क्या आता है, फास्फोरस, उसके बाद आपका सल्फर, उसके बाद क्लोरीन। तो इसका जो ऑक्साइड्स है वो क्या है, P4O10। इसका जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो कौन है, SO2। अगर क्लोरीन की बात करें तो ये कौन सा है, Cl2O7। तो सबसे ज्यादा कौन होगा, Cl2O7, उसके बाद SO2, उसके बाद P4O10। तो अगर हम बात करें इसमें ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन आपका फर्स्ट मैच कर रहा है ना, करेक्ट ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का। ठीक है, CO2 N2O5 SO3 ये हो सकता है। अगर हम बात करें CO2 N2O5 SO3, ये भी एक एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, ये तो बेसिक है, ये बेसिक है ना। तो इसमें तो हम नहीं देख सकते। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर कौन सा आ गया, फर्स्ट वन। क्लियर है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 1 2 3। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, टोटल नंबर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड अमोंग। तो देखो इसमें इस तरह का न्यूमेरिकल बेस का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंक्लूड किया है। तो देखो ये तो हमारा एसिडिक होता है ना, ये भी एसिडिक होता है, N2O नहीं होता है, ये भी एसिडिक होता है, ये तो न्यूट्रल होता है। ये कैसा होता है, ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, SO2 भी मेरा एसिडिक होता है, CO मेरा न्यूट्रल होता है, CaNO2 ये कैसा होता है, बेसिक होता है ना। और NO भी कैसा होता है, न्यूट्रल भी होता है। तो आपके कितने एसिडिक ऑक्साइड हो गए, एक N2O3 हो गया, NO2 हो गया, Cl2O7 हो गया, SO2 हो गया, मतलब टोटल 4 इसमें कैसे हो गए, एसिडिक। कैसे हो गए, एसिडिक। तो आपसे पूछा गया था कि एसिडिक ऑक्साइड कौन है, तो इसमें आंसर क्या हो गया, 4। ठीक है बच्चों, आसान है क्वेश्चन, लेकिन बच्चे गलती करते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग कि अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है फिर आंसर देना है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 1 2 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आज का हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है द ऑप्शन विद ओनली एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसमें सिर्फ बोल रहा है ओनली एम्फोटेरिक ऑक्साइड होना चाहिए। तो बच्चों देखो Cr2O3 है, ठीक है। तो Cr2O3 तो बच्चों आपका कैसा होता है, अगर हम बात करें एम्फोटेरिक का, ठीक है, BeOSNO ये होता है, SNO भी होता है, SNO2 भी होता है, BeO भी होता है, Cr2O3 नहीं होता। यहां भी Cr2O3 ये भी नहीं होता है, ये CRO बच्चों कैसा होता है, ये तो बेसिक होता है। CRO कैसा होता है, बेसिक हो जाता है। ठीक है, NO मेरा कैसा है, न्यूट्रल हो जाता है ना। तो इसमें बच्चों ZNO भी होता है, Al2O3 भी होता है, Pb होता है, PbO2। तो फोर्थ वाला तो बिल्कुल सही है। क्या Cr2O3 भी होता है एम्फोटेरिक, जी बिल्कुल Cr2O3 भी हो जाता है। तो इसमें बच्चों सिर्फ ओनली बोल रहा है कि द ऑप्शन विद ओनली एम्फोटेरिक ऑक्साइड पूछ रहा है, इन चारों में क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है। लेकिन बच्चों पहले की अगर हम बात करें तो ये भी एम्फोटेरिक है, ये भी एम्फोटेरिक, ये भी, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगर फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो ZNO, Al2O3, PbO और PbO2 ये भी एम्फोटेरिक चारों है, मतलब इसमें दो ऑप्शन बिल्कुल सही आ रहे हैं, एक फर्स्ट एंड फोर्थ।
ठीक है, इसमें दो ऐसे ऑप्शन बढ़ रहे हैं जिसमें सब के सब कैसे एम्फोटेरिक है ना, CRO सिर्फ बेसिक है और NO मेरा न्यूट्रल है, बाकी जितने भी हैं सब कैसे हैं, एम्फोटेरिक है। तो बच्चों इसमें ना दो ऑप्शन बढ़ रहे हैं, ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन था, ये आपका बच्चों है ना, ये एडवांस में सवाल पूछा गया था, इसमें पूछा गया था एडवांस में। ठीक है, तो हो सकता है जेई मेन में भी आपको सवाल पूछ ले, वो एक ही ऑप्शन होगा जेई मेन में, लेकिन आपको पता होना चाहिए एम्फोटेरिक कौन सा है, एसिडिक कौन सा है और मेटेलिक या बेसिक ऑक्साइड कौन सा है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग। 1 2 3। तो बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए फिर से आ गया आयनिक रेडियाई। तो बच्चों जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है ना आयनिक साइज उतना कम होता है ना, छोटा हो जाता है साइज। जितना आयनिक चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर बढ़ेगा तो आयनिक रेडियाई भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो देखो बच्चों अगर इन दोनों में बात करें तो इसमें तो ये ऑप्शन दे दिया, ये तो गलत हो गया, इन दोनों का भी सेम है तो ये भी गलत हो गया। अब इसमें उल्टा दिया कि K प्लस का ज्यादा होता है एनायन से, केटायन का ज्यादा नहीं सकता, ये भी गलत हो गया। ये बच्चों P3 प्लस है और ये P5 प्लस है, ये बिल्कुल सही है ना, आयनिक रेडियाई P3 प्लस का ज्यादा होगा किसका, P5 प्लस से। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर दिया। 1 2 3। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो ये आ गया हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 80 है ना, मैच द फॉलोइंग है। क्या बोल रहा है, अलग यहाँ एलिमेंट्स है उधर अलग प्रॉपर्टी है, एक क्लोरीन और सल्फर है। अब क्लोरीन और सल्फर का कैसा होता है, इसमें है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल रहा है, इसमें लार्जेस्ट एटॉमिक साइज की बात कर रहा है, इसमें बोल रहा है बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल की तरह शो करता है, और फोर्थ वन बोला हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ऑब्वियसली बात है क्लोरीन और सल्फर का तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपने अपने ग्रुप में बहुत ज्यादा होता है। ग्रुप 17 में क्लोरीन का बहुत ज्यादा होता है और ग्रुप 16 में सल्फर का ज्यादा होता है। इसका मतलब फर्स्ट का तो 4 हो गया। उसके बाद बच्चों जी और एएस है, ये कैसे हैं, एक तरीके से मेटेलिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, नॉन मेटेलिक भी शो करते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन था, एलिमेंट्स विद शो प्रॉपर्टीज विद बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। तो अब तो बच्चों बी का भी ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। फिर फ्रेंसियम है और रेडियम है। फ्रेंसियम और रेडियम जो होते हैं हैवी मेटल्स होते हैं ना, मतलब मेटल्स बोल रहा हूं, मतलब काफी ज्यादा हाईली एक्टिव मेटल्स, एक्टिव क्या बोल सकते हैं उसको, बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं है ना एलिमेंट्स। आपका कौन सा, फ्रेंसियम और रेडियम, मतलब एक तरीके का इनका साइज भी काफी बड़ा होगा। तो अगर हम बात करें एलिमेंट विद लार्जेस्ट साइज तो फ्रेंसियम और रेडियम का तो साइज काफी बड़ा होगा है ना। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो काफी ही हाईली अनस्टेबल होते हैं, बहुत हाईली अनस्टेबल है ना। फ्लोरीन और ऑक्सीजन बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, सब लोग को पता है ना, याद होगा सबसे ज्यादा फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो एफ और ऑक्सीजन तो दे दिया, मतलब डी का हो गया फर्स्ट। तो इसमें बच्चों अगर हम मैच करें तो ए का 4 कौन आ गया, थर्ड ऑप्शन, बी का थर्ड कौन सा आ गया, यहां दिख रहा है, सी का सेकंड, ठीक है, और डी का फर्स्ट, ये सही है, मतलब आपका ऑप्शन थर्ड वाला बन गया। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 1 2 3 क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आ गया हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी सिंपल है। तो बच्चों Cl2O7 मेरा तो हम लोग सबको पता है ये एसिडिक होता है ना, एसिडिक ऑक्साइड, तो ये तो ए का 4 हो गया। Na2 ये कैसा होता है, बेसिक होता है, तो बी का तो सेकेंडरी हो गया। Al2O3 ये कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है, तो सी का आपका फर्स्ट हो गया। और N2O कैसा होता है, ये न्यूट्रल होता है ना, N2O कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो अगर ऑप्शन अगर हम चेक करें इनमें से तो ए का 4 कौन आ रहा है, पहला और दूसरा दोनों में दिख रहा है, बी का सेकेंड इसमें आ रहा है, सी का फर्स्ट बिल्कुल ये आ रहा है, और डी का थर्ड ये आ रहा है, मतलब आपके ऑप्शन सेकेंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन सेकेंड। तो जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। 1 2 3। तो देख रहे हो बच्चों ये सब बेसिक्स क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आपको कई बार देखने को मिले हैं और जेई मेंस अप्रैल वाले सेशन में भी देखने को मिल सकते हैं। आप लोग कॉन्सेप्चुअली पढ़िएगा, क्वेश्चन को रटना नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, हर चीज को कॉन्सेप्चुअली चीजों को ध्यान रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है SbCl5 इज मोर कोवेलेंट देन SbCl3। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, अपने ग्रुप में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पे ज्यादा स्टेबल होता है किससे, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे, है ना। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। फिर बोल रहा है द हायर ऑक्साइड ऑफ हैलोजेंस आल्सो टेंड टू बी मोर
मोर स्टेबल देन द लोअर वंस, ये भी बिल्कुल सही बात है। जो हायर ऑक्साइड हैलोजन होता है ना, काफी स्टेबल होता है। तो बोथ द स्टेटमेंट बिल्कुल सही होता है इसमें, बोथ में। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड सेम सेम कर दिया, इसको काट दो बच्चों, इसको करेक्ट कर दो, तो तब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट। ओके, ये आज का आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21। तो बच्चों ये बोल रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। बच्चों ये तो मैंने आज फर्स्ट स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि बोरोन होता है, एल्युमिनियम होता है, गैलियम होता है, इंडियम होता है, उसके बाद थैलियम होता है। तो हमने बताया था बोरोन से एल्युमिनियम तो साइज बढ़ता है, लेकिन एल्युमिनियम से गैलियम आने पर साइज कम हो जाता है। तो बच्चों सबसे ज्यादा जो साइज बड़ा होता है थैलियम का होता है, इंडियम का होता है, उसके बाद एल्युमिनियम का होता है। एल्युमिनियम का साइज बड़ा हो जाता है किससे, गैलियम से, और गैलियम से साइज तो बड़ा होगा ही किससे, बोरोन से, है ना। ये तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था। ठीक है, क्योंकि एल्युमिनियम से गैलियम हम लोग आते हैं तो ये क्यों होता है स्मॉल साइज, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, है ना, जिसकी वजह से साइज काफी छोटा हो जाता है। तो अगर हम बात करें सबसे ज्यादा साइज थैलियम, इंडियम, थैलियम, इंडियम, एल्युमिनियम, गैलियम। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सेकंड हो गया। तो नोट करेंगे जल्दी से आप लोग, कर लिया नोट, स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये सब, काफी बार पूछे जाते हैं। ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 से है ना आपके एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एसिडिक बिहेवियर, बेसिक बिहेवियर, कौन एम्फोटेरिक है, बार बार ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। तो अप्रैल वाले सेशन में डेफिनेटली आपको इसमें से बहुत फायदा होगा। आज का जो 25 क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको एकदम अच्छे से आप देखते जाना है और करना है। तो चलिए तब तक के लिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ये आ गया हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 22। बोल रहा चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द हाइड्राइड ऑफ द ग्रुप। ठीक है, तो पहला वाला स्टेबिलिटी बोल रहा है, मतलब थर्मल स्टेबिलिटी। देखो साइज जितना बॉन्ड लेंथ कम होगा, बॉन्ड लेंथ उतना मजबूत होगा, और जितना स्ट्रॉन्ग होगा बॉन्ड लेंथ उसका थर्मल स्टेबिलिटी भी बिल्कुल ज्यादा होगा। तो ये स्टेबिलिटी बोल रहा है, तो ये वाला तो ग्रुप बिल्कुल सही है ना। ग्रुप 15 की बात कर रहा है, तो ग्रुप 15 में सबसे ज्यादा तो NH3 का ज्यादा होगा, किससे, PH3 का, PH3 से ज्यादा होगा ASH3 का, AH3 का ज्यादा होगा SbH3 से, और SbH3 का ज्यादा होगा आपका BiH3 का। ये क्या मेरा बता रहा है, थर्मल स्टेबिलिटी, है ना, ये थर्मल स्टेबिलिटी है बच्चों। और जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका रिड्यूसिंग उतना कम होगा। फिर बोल रहा था रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेस इन द ऑर्डर, बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे आपका साइज बढ़ेगा वैसे वैसे रिड्यूसिंग भी आपका बढ़ेगा। तो अगर हम बात करें तो जस्ट इसका उल्टा हो जाता है क्या, रिड्यूसिंग, है ना, रिड्यूसिंग कैरेक्टर जस्ट इसका उल्टा हो जाता है ना। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी बढ़ेगा। तो ये हमारा क्या बता रहा है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, है ना, रिड्यूसिंग, है ना, एबिलिटी, ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर, है ना, ये बता रहा है। तो पहला और दूसरा तो बिल्कुल सही है। उसके बाद अमॉन्ग द हाइड्राइड NH3 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट व्हाइल BiH3 इज माइल्ड रिड्यूसिंग। तो ये तो अभी हम लोग देख लिए, ये तो गलत हो गया, है ना, NH3 तो सबसे कम होता है और ज्यादा BiH3 का होता है। उसके बाद द बेसिसिटी ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। नहीं बच्चों, बेसिसिटी जो है ना सबसे अच्छा किसका होगा, जिसके स्मॉल साइज हो और उसके ऊपर लोन पेयर हो, तो आसानी से बेंड करेगा। तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी ऑर्डर NH3 का होता है, उसके बाद PH3 का होता है, ASH3 का होता है, उसके बाद SbH3 का होता है, उसके बाद BiH3 का होता है। ये हमारा बता रहा है बेसिसिटी, है ना, बेसिसिटी ऑर्डर। तो इस चीज को आप ध्यान रखोगे। तो यहां पे जो दिया हुआ है ये भी गलत हो गया, है ना। तो सही कौन सा है, अब पूछा क्या, करेक्ट। तो करेक्ट में A और B बिल्कुल सही है, माने ऑप्शन आपका थर्ड हो रहा है। आप इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस तरीके के सवाल आपको अपने सेशन में जरूर देखने को मिल सकते हैं जेईई मेंस में। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, 1 2 3 ले लिया सभी लोग, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट विथ लिस्ट 1 वर्ड। ठीक है, अब ABCD दिया हुआ है, इसमें बच्चे है ना मिसिंग है। अब मिसिंग है तो इस क्वेश्चन को रहने देते हैं, हम लोग नेक्स्ट सेशन में है ना इसको डिस्कशन कर लेंगे, है ना, मिसिंग हो गया है इसमें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
है ना, डेटा इनअप्रोप्रिएट। चलिए अगला देखिए अगर क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट बोल रहा है द डिक्रीज इन फर्स्ट एडिशन एंथैल्पी फ्रॉम बोरोन टू एल्युमिनियम इज मच लार्जर देन द फ्रॉम एल्युमिनियम टू गैलियम। देख लेते हैं। देखिए बोरोन से जैसे एल्युमिनियम हम लोग अभी मैंने बताया था साइज बढ़ता है तो आयनीकरण एंथैल्पी बहुत घट जाता है ना, साइज बढ़ने से आयनीकरण एंथैल्पी घट जाता है। उसके बाद जैसे एल्युमिनियम से हम लोग इधर जाते हैं गैलियम, साइज घटता है तो आयनीकरण एंथैल्पी बढ़ता है। तो इसके बाद कौन सा आ गया, गैलियम। अब गैलियम के बाद जैसे ही साइज बढ़ेगा इंडियम का क्या हो जाता है, काफी कम हो जाता है ना, आयनीकरण एंथैल्पी। और उसके बाद इंडियम से हम लोग जैसे जाते हैं थैलियम का काफी ज्यादा हो जाता है ना। तो अगर हम बात करें बोरोन से एल्युमिनियम काफी बड़ा गैप दिख रहा है कंपेयर टू एल्युमिनियम से गैलियम, क्योंकि द डिक्रीज इन फर्स्ट आयनीकरण एंथैल्पी ऑफ बोरोन टू एल्युमिनियम इज मच लार्जर देन दैट ऑफ एल्युमिनियम टू गैलियम। बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है ना। इन दोनों का जो आयनीकरण एंथैल्पी का जो डिफरेंस है काफी ज्यादा है, बोरोन एल्युमिनियम और एल्युमिनियम और गैलियम के। बोला डी ऑर्बिटल्स इन जी आर कंप्लीटली फिल्ड। बिल्कुल सही बात है ना। गैलियम है, इसका क्या होता है 31 होता है कंफिगरेशन, अभी तो बताया 3d10 4s2 4p1। तो डी वाला तो कंप्लीटली फिल्ड है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो बोथ द स्टेटमेंट करेक्ट, ये दोनों सेम दिख रहा है, इसको काट के बच्चों है ना करेक्ट कर दो, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देख रहे हो कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बेसिक सवाल है लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस काफी देखने को मिलते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ले लिया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, है ना, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है द ऑर्डर ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द फास्फोरस एटम। बच्चों ये काफी आसान है, और लेकिन ये सवाल आपका एडवांस में पूछा गया है ना। जेई एडवांस का सवाल है ये, जेई एडवांस का सवाल है, ठीक है। तो अगर इसको हम देखें H3PO3 है, तो इस पे कितना ऑक्सीडेशन, सबको अलग अलग लिखते हैं। H3PO2 पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा 3 4, यहाँ पे +1 हो गया। यहाँ पे बात करेंगे तो 8, यहाँ पे +5 हो गया। यहाँ पे 6 और -3 +3 हो गया। यहाँ पे अगर H3H4 यहाँ पे कितना हो गया 12 4 8 और 2 +4 हो गया। तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो सबसे ज्यादा होगा हमारा H3PO4 का सबसे ज्यादा, उसके बाद H4P2O6 का ज्यादा, उसके बाद आपका H3PO3 का ज्यादा, फिर 2 किसका था और किसी का, बस इतना ही तो है, 4 ही है। और एक आपका कौन सा है H3PO2, H3PO2, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, H3PO4, H4P2O6, H3PO3 एंड H3PO2। ऑप्शन बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 का कौन सा आ गया, थर्ड आ गया, है ना। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चंस काफी देखने को मिलते हैं। तो होप सो आज का लेक्चर आप लोगों को काफी पसंद आया होगा बच्चों। तो इसी के साथ आज हम ये 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। इसको आपको अच्छे से वीडियो को देखना है, अगर एक बार समझ में आया तो दोबारा देखिएगा, है ना। और इस क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस भी करना है अच्छे से। ये इनऑर्गेनिक के जो मैंने 25 क्वेश्चन कराया ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से बनाना, अच्छे से प्रैक्टिस करना। ये था हमारा आज का पार्ट 5। तो जल्दी ही हम लोग मिलेंगे अगले पार्ट 6 की तरफ, जिसमें हम फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सभी के लिए मैं यही बोलूंगा, अच्छे से तैयारी करना। चलो सभी को गुड बाय, सी यू सून।